स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात कर ली थी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हमने पढ़नी थी वो सारी चीजें हमने वहां क्लियर कर ली थी। हमने उनके रूल्स के बारे में पढ़ लिया था, देन उन्हें किस तरीके से राउंड ऑफ करना है वो भी हमने समझ लिया था, और इसी के साथ साथ उन्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या रूल्स यूज किए जाएंगे वो सारी चीजें भी हमने समझ ली थी। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वहां पर हम एक नया टॉपिक जो है वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, ये जो लॉज हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स की बात करूं, इफ आप अपने सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए यानी कि अपने स्कूल लेवल पर इस टॉपिक को तैयार कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल से जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, यानी कि इनके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐसे माइंड लगाकर कैलकुलेशंस वगैरह करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ये सभी के सभी जो है लॉज हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हमारे लिए न्यूमेरिकल्स के बेस का काम करते हैं। अगर हम इन्हें बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो हमारा जो फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने का बेस है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। इस टॉपिक में हम टोटल 5 जो हैं वो लॉज पढ़ते हैं। यहाँ पर आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 ही जो लॉज हैं वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में यहां पर अगर मैं पढ़ूं, सबसे पहला जो लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये लॉ का क्या है, नाम है। एक्चुअली में ये जो लॉज हैं ये अभी नहीं, जब आप इतना समझ सकते हैं कि कुछ 1729 यानी कि बहुत ही साल पहले जब लोगों को केमिस्ट्री की नॉलेज थोड़ी थोड़ी होनी स्टार्ट ही हुई थी, यानी कि अगर हम सिर्फ इतनी सी बात कहें कि इसका जो क्राइटेरिया था वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लोगों ने अभी क्या किया था, केमिस्ट्री को समझना शुरू किया था। उस टाइम पर ये जो लॉज थे वो प्रपोज किए गए थे। आप ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो इन्हीं लॉज के साथ हुई थी। इसके बाद ही लोगों ने या जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने हर एक एलिमेंट को एक्सप्लोर किया, इन सभी लॉज को उन पर अप्लाई किया, नए नए जो लॉज थे वहां से वो क्या हुए, बने। तो ये हमारे लिए इसीलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो फर्स्ट हमारा लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो इसके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम यहाँ पर सबसे पहले वो समझेंगे, और क्योंकि अभी हम इसे सिर्फ हमारे स्कूल लेवल पर तैयार कर रहे हैं तो इसके जो सिंपल से एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर करेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारे ये 5 के 5 लॉज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, देन उसके बाद हम पूरा एक लेक्चर जो है वो इन्हीं लॉज के न्यूमेरिकल्स को कर देखेंगे। जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं वहां पर वो हम ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मास कंजर्वेशन का जो लॉ है, सबसे पहले आपको किसी भी लॉ के लिए, रूल के लिए पता होना चाहिए कि वो जो रूल था वो किसने दिया था, यानी कि किसने प्रपोज किया था। तो एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, एंटोनी लेवोसियर एक साइंटिस्ट थे, और इन्हीं जो लेवोसियर हैं या एंटोनी लेवोसियर, जो भी आपको नाम क्या है लिखा हुआ मिलता है, इन्हें ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ध्यान रखिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, ठीक है, जिसके बेसिस पर इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया, और इन्हीं ने ही क्या किया था, ये जो लॉ है वो भी प्रपोज किया था। ये लॉ सबसे पहले क्या कहता है वो समझिए। हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास जो है उसे बनाया नहीं जा सकता और साथ के साथ उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ये मतलब समझो। इसका मतलब ये
कि कोई भी ढंग से समझिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी करवाई जाती है तो जितना मास हम क्या लेते हैं रिएक्टेंट्स का लेते हैं, उतना ही मास हमें क्या होता है प्रोडक्ट का भी मिलता है। क्योंकि मास तो है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कोई नया क्रिएट नहीं किया जाएगा और ना ही पहले से जो मास हमारे पास है उसमें से हम कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, या मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट जो अब आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है, a chemical reaction is balanced according to the rule या फिर लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। यानी कि जो भी क्या होती है केमिकल रिएक्शन होती है उसे इसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि ये हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट X है और ये हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट क्या है Y है, और इसी से ही हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहे हैं P एंड Q। तो ये हमारे पास दो क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट, X एंड Y जो है वो क्या करके कंबाइन होकर क्या रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाते हैं P एंड Q। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि मैंने इस रिएक्शन के टाइम पर ये जो X है ये क्या लिया होगा 5 ग्राम्स लिया होगा, और ये जो Y है ये मैंने क्या लिया होगा 4 ग्राम्स लिया होगा। अगर मैंने क्या किया, ये X जो है वो 5 ग्राम्स लिया एंड जो Y है वो मैंने 4 ग्राम्स लिया, तो आप देखिए टोटल जो मास हो जाएगा यहाँ पर दैट विल बी 9 ग्राम्स। कितना हो जाएगा 9 ग्राम्स हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये ध्यान रखेंगे, ये जो 9 ग्राम्स आया है ये हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि जो भी हमने रिएक्टेंट लिए हैं उनका टोटल मास है। और आप अपने आप ही देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा उसका टोटल मास भी क्या होगा 9 ग्राम्स होगा। ये जरूरी नहीं है कि 5 और 4 का ही आपको रेशियो मिलेगा, मे भी हो सकता है कि ये आपको ओनली 2 मिल जाए और ये आपको कितना मिल जाए 7 ग्राम्स मिल जाए। मे भी हो सकता है ये आपको, ठीक है, कोई भी ऐसा, मतलब आप समझ सकते हैं रेशियो जो है, मे बी ये आपको 6 ग्राम्स मिल जाए, ये आपको क्या मिल जाए 3 ग्राम्स मिल जाए। तो टोटल यहाँ पर भी हमें कितना मिल गया है 9 ग्राम्स मिल गया, और ये 9 ग्राम जो है ये क्या हो चुके हैं इक्वल हो चुके हैं। ये हमारे पास मास ऑफ रिएक्टेंट था और ये हमारे पास क्या है मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस टॉपिक में या इस लॉ में क्या करना है ध्यान रखना है। ढंग से समझेंगे। आपके पास जनरली जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप किसी भी हायर लेवल के नहीं कहेंगे लेकिन एक बेसिक लेवल के कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर अगर एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे सीधा पूछा जाता है अ केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस अकॉर्डिंग टू विच लॉ। तो उसमें आपको जितने भी ये जो 4 या 5 लॉ आगे हम पढ़ेंगे वो सभी क्या है ऑप्शन में दिए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे मास कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग ही या उसके बेस पर ही हम किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्यों कहा गया है वो समझते हैं। हाँ जी, देखिए मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, हम देखते हैं कोई भी एक रिएक्शन, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इरेज करती हूँ इफ आपने ये नोट कर लिया होगा। हाँ जी, तो अगर हम कहें कि हमारे पास क्या है एक रिएक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है H2 प्लस में क्या ले लिया Cl2, H2 लिया Cl2 लिया, हमारे पास यहाँ क्या बन गया HCl बन गया। वी नो कि इफ वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद क्लोरीन वी विल गेट HCl। हमें पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के रिएक्शन से हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिलता है। अब अगर आपको ये रिएक्शन इस तरीके से दे दी जाए तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे ढंग से देखेंगे, क्या हो जाएगा जो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पर आप चाहें तो इनके एटॉमिक मास से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, या कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसका मोलर मास भी हम ले सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जो भी इनकी ग्राम्स में या गिवन जो मास है हमें दिया गया है उनसे भी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों ही रूल्स जो है वो यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। अभी हमें यहाँ पर इनकी कोई ग्राम्स में जो वैल्यू है या अमाउंट है सॉरी वो नहीं दी गई है, इसीलिए हम यहाँ पर इन्हें देखेंगे इनके एटॉमिक मास से। तो हाइड्रोजन जो है ये आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि इसका एटॉमिक मास क्या होता है 1,
हमारे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 35.5, कितना होता है, 35.5 होता है। अब यहाँ पर क्योंकि 2 क्लोरीन है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 71। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 71 आ गया। यहाँ जो प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका एटॉमिक मास जो है वो हम लेकर देखते हैं। हाइड्रोजन क्योंकि 1 ही है तो हमने लिखा 1, क्लोरीन है तो कितना हो गया, 35.5 हो गया, यानी कि टोटल यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका है, 36.5 आ चुका है, जो कि इससे क्या है, जस्ट ये हमारे पास टोटल जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 73, 71 प्लस 2 73 हो गया। यहाँ पर ये क्या है, 35.5 ही है। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन इस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या कर रही है, फॉलो नहीं कर रही है। तो और साथ के साथ हमें एक चीज और दिख रही है कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, बल्कि इस एक रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन का 1 ही एटम है। तो इसीलिए इस मास को बैलेंस करने के लिए ही हम क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा कुछ कोफिशिएंट्स होते हैं, आपको स्पेसिफिकली कोई रिएक्शन करते टाइम जैसे 1 2 1 2 ऐसे कुछ कोफिशिएंट्स हैं जो हम उन्हें क्या लगाते हैं, उनके आगे लगाते हैं उस रिएक्शन को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, तो उनकी जरूरत भी इसीलिए पड़ती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके आगे अगर ये 2 कोफिशिएंट लगा दें, तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये भी 2 हो चुके हैं और क्लोरीन जो है वो भी क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। ये बेसिकली ये जो मैंने 2HCl लिखा है, यहाँ पर तो देखो ये जो H2 और Cl2 है, ये H2 कुछ ऐसे है, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, और ये जो Cl2 है ये कुछ इस तरीके से है, क्लोरीन एंड द अदर क्लोरीन। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पर फिलहाल अभी के लिए, ठीक है, जहां पर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। यहाँ बस ये समझो कि ये जो आपका HH वाला बॉन्ड है ये यहाँ से ब्रेक हुआ, और ये जो Cl में बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ, और इन दोनों HCl में क्या बन चुका है, एक एक नया बॉन्ड बन चुका है। तो अब हम इसे ये कह सकते हैं, ये मान सकते हैं कि ये एक HCl का जो एटम है वो बन गया, मॉलिक्यूल है वो बन गया, और ये भी एक HCl का क्या हो चुका है, 2 इनके जो टोटल मॉलिक्यूल्स हैं वो बन चुके हैं। तो दैट इज व्हाई 2HCl हमने यहाँ लगाया, जो कि आपको एक ये HCl और एक ये HCl की फॉर्म में क्या है, मिल रहा है। तो टोटल अगर हाइड्रोजन देखें यहाँ पर भी 2 ही हैं और क्लोरीन यहाँ पर भी क्या है, 2 हैं। तो अब रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। जैसे ही आप इसको डबल करेंगे आंसर आपके पास 73 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो मास ऑफ कंजर्वेशन पर ही क्या करती है, ठीक है, बेस्ड होती है, ये ध्यान रखना है आपने। तो इस चीज को फटाफट नोट करें, या फिर आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा इरेज करती हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, देन उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा जो न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सिंपल सा, यहाँ पर वो समझा देती हूँ। बाकी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो बिल्कुल हम बाद में करेंगे। यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन आपके पास सिर्फ मान लीजिए ये है कि इफ, ठीक है, वी हैव, मान लीजिए हमारे पास वी हैव 4 grams ऑफ हाइड्रोजन, क्वेश्चन है 4 grams ऑफ हाइड्रोजन reacts with oxygen, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। क्या है हमारे पास, इफ 4 grams ऑफ हाइड्रोजन reacts with oxygen to make या to form 36 grams of water. Okay, 4 grams of hydrogen reacts with oxygen to form 36 grams of water. हाँ जी, find the amount of oxygen required for this reaction.
ढंग से समझिएगा क्या है, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैंने दिया कि इफ वी टेक 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड देन क्या करना है, रिएक्ट करवाना है उसे विद ऑक्सीजन एंड वी विल गेट 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। हमें क्या मिलेगा, 36 ग्राम्स वाटर जो है मिलेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करनी है, ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसकी अमाउंट को फॉर्म करना है। हम इसके लिए करेंगे क्या, हमें पता है, देखिए जैसे ही आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहां रखेंगे, क्या आया, H2 आया। फिर इसके बाद हमें पता है इसकी रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, ऑक्सीजन के साथ हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, हमें पता है क्या होगा, हाइड्रोजन है, पता है हाइड्रोजन लिया है, रिएक्ट करवाया है, किसके साथ रिएक्शन करवाई है, ऑक्सीजन के साथ एंड वी विल, ठीक है, गेट वाटर। ये चीज बन रही है। सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास आ जाए, मैं आपको आज एक ट्रिक बता देती हूँ, रिएक्शन लिखें और उसे क्या करें, बैलेंस कर लें। अगर कभी भी, कई बार क्या होता है ना हमारे साथ एग्जाम में, अगर हमें 2 या 3 लाइन का कोई न्यूमेरिकल मिल जाता है तो हम उसको करने का ट्राई नहीं करते हैं और उसे स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में भी आपके जो न्यूमेरिकल्स करने की जो आप कह सकते हैं मेंटेलिटी है, आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप इजीली न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। सबसे पहले जो भी चीजें गिवन हो उन्हें रखें और क्या कर दें, ठीक है, उसकी रिएक्शन लिख के उसे बैलेंस कर दें। ओके, अब देखो रिएक्शन क्या कर दी है, बैलेंस करेंगे तो H2 यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हम करेंगे क्या, इस हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसके आगे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पर भी कितनी है, 2 और यहाँ पर भी कितनी हो चुकी है, 2 ही हो चुकी है। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ है, जो हाइड्रोजन है वो क्या हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। इट मींस कि यहाँ ये किसमें चेंज हो चुका है, ये अब 4 हाइड्रोजन के एटम में चेंज हो चुका है। तो क्या हुआ, फिर से अनबैलेंस। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम फिर से क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2। अब अगर आप ढंग से देखो तो आपने करना क्या है, अभी आप सिर्फ इतना देखो, 4 ग्राम्स ऑफ आपको क्या दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है। कितना हुआ है, 4 ग्राम्स हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म 36 grams of H2O, 36 grams of H2O। तो हमें पता है जितना रिएक्टेंट का मास होता है उसके इक्वल ही क्या होता है, प्रोडक्ट का मास होता है। तो सिंपल सी चीज है, यहां से आपको, आप अगर सीधा देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि इफ ये हमारे पास 4 ग्राम्स है, ये 36 ग्राम्स है, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें 4 प्लस करते ही हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 36 के इक्वल हो जाए, क्योंकि हमें इन्हें प्रोडक्ट के क्या करना है, इक्वल लाना है। तो आप शायद अपने आप समझ जाएंगे कि अगर हम 36 में से ये 4 माइनस कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। जस्ट लाइक, ठीक है, इफ वी नो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, और हमें a की वैल्यू पता है और b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो b के लिए आप क्या करेंगे, c माइनस a कर देंगे ना, इस a को वहां ले जाएंगे। तो वही चीज है, हम कहते हैं 4 प्लस जो भी x ग्राम्स वैल्यू है इसकी इक्वल्स टू 36 ग्राम्स। अब ये हमें वैल्यू नहीं पता तो इस चीज को वहां ले जाओगे, माइनस में कर दोगे, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप 36 माइनस 4 करेंगे आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 32 ग्राम्स आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सीधा ही देखा कि जो भी इसका मास है वो आपने क्या कर दिया, नोट कर लिया। लेकिन आप चाहें तो इसी एक रिएक्शन को इनके मोलर मास, ठीक है, के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन, जो 2 हाइड्रोजन है, अभी जस्ट पीछे वाली एक रिएक्शन में आपने पढ़ा कि एक हाइड्रोजन का मोलर मास जो होता है वो 1 होता है। ये 2 हाइड्रोजन, अब ये क्या चीज लिखी हुई है, इस तरीके से 2 हाइड्रोजन आपको दे रखे हैं H2H2। तो आप खुद सोचो सभी हाइड्रोजन का कितना टोटल मास हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ग्राम्स। अब आप देखो ये जो इसकी ग्राम्स में हमें अमाउंट दे रखी है, ये एक्चुअली में और कुछ नहीं बल्कि हमें उसका मोलर मास ही दे रखा है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमें फाइंड करना है। फिर देखो वाटर, वाटर के लिए क्या होता है, H2O, ठीक है। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी कितना हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। तो 2 प्लस 16 आप करोगे, आंसर आ जाएगा 18। लेकिन ऐसे हमारे पास कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हैं।
तो 18 इंटू 2 करोगे, आंसर फिर से कितना आ जाएगा 36। यानी कि ये जो 36 आपको दे रखा है, इट इज नथिंग बट इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो अब यहाँ पर करोगे क्या, ऑब्वियसली ये भी 36, ये 4 ग्राम्स, तो ऑक्सीजन का भी तो क्या चाहिए होगा, हमें टोटल मोलर मास ही चाहिए होगा, क्योंकि बाकी दोनों का भी मोलर मास यूज हो रहा है। तो एक ऑक्सीजन का मोलर मास इज 16, तो O2 है, कितना हो जाएगा डबल, यानी कि 32। तो 32 ग्राम्स यहाँ पर भी इसका क्या आ चुका है, मोलर मास आ चुका है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, आप इन्हें जो भी इनका गिवन मास है उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें उनके मोलर मास के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, जो भी चीजें आपकी स्किप हो गई हो पीछे, आप वीडियो को पॉज करें, बैक करें, उसे देखकर नोट जरूर कर लें। देन उसके बाद चलते हैं एक और रूल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए अब जो हम नेक्स्ट रूल पढ़ने लगे हैं, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट, और कई बार इसको फिक्स्ड भी लिखा हुआ आ जाता है, कांस्टेंट एंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिए सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन। कांस्टेंट और फिक्स्ड यानी कि क्या हो जाएगा, जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो हमें क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा। रूल जो है वो दिया गया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है जोसेफ प्राउस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये रूल दिया था। अब रूल क्या कहता है वो ढंग से देखिए, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ढंग से समझेगा, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ढंग से समझिएगा, ठीक है। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स इन फिक्स्ड रेशियो बाय मास और बाय देयर मास irrespective of the source from which they obtained। यानी कि अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है तो जस्ट चीज, ठीक है, जो चीज सामने आएगी वो बहुत ही सिंपल होगी। डेफिनेशन जो है वो थोड़ी सी क्या लग रही होगी, हार्ड लग रही होगी। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं, अगर आप उन्हें अपने स्कूल के बेसिस पर तैयार करें स्कूल एग्जाम्स के लिए, तो आपको हो सकता है कि ये जो चीजें हैं ये एज इट इज थ्योरी में लिखनी पड़े। तो अगर आपको आपकी बुक्स की लैंग्वेज क्या लग रही है, हार्ड लग रही है, तो बिल्कुल आप उन्हें एक सिंपल बेसिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं होता कि हमें हर चीज जो है वो टू द पॉइंट ही वहां पर नोट कर आनी होती है, बस अपनी बात को क्या है समझाना आपको आना चाहिए। तो देखिए क्या है, हाँ जी, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, हर कंपाउंड जो है वो हमेशा एलिमेंट्स को उनके मास के फिक्स रेशो में ही कंटेन करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे किस सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सिंपल चीज, अगर मैंने लिया, मान लीजिए एक जगह मैंने ले लिया रेन वाटर, ठीक है, फिर एक जगह मैंने ले लिया मान लीजिए सी वाटर, फिर एक जगह मैंने ले लिया रिवर वाटर, एंड देन मैंने फोर्थ जगह क्या ले लिया, टैप वाटर। अब देखिए वाटर के सोर्सेज अलग अलग हो गए, एक जगह हमने रेन वाटर लिए, दूसरे हमने बीकर में सी वाटर ले लिया, तीसरे बीकर में हमने रिवर वाटर ले लिया, एंड फोर्थ जो हमारा बीकर था उसमें हमने सिंपल टैप वाटर ले लिया। आप चाहें किसी भी सोर्स से क्या करें, वाटर को इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, और आप उन्हें अलग अलग बीकर में रख दें। हर एक बीकर में आप देखोगे, हर एक जो बीकर होगा उसमें जो आपको वाटर मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O भी होगा। क्या हो जाएगा, H2O ही होगा। यानी कि अगर आप कोई भी चीज चाहें, मान लीजिए ये समझ सकते हैं कि हमने किसी भी चीज को नेचुरली क्या किया, यानी कि नेचर से हमने उसको लिया, ठीक है ना, एंड देन मान लो हमने उसे क्या किया, लैब में सिंथेटिकली बनाया है, तो दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी, चाहे हमने उसका जो सोर्स है वो कोई भी रखा हो, उसका ओरिजिन कहीं से भी हुआ हो, लेकिन अगर कोई एक कंपाउंड है तो उसमें उनके एलिमेंट का रेशियो जो है वो ऑलवेज फिक्स रहता है। अगर मैं यहाँ पर इनके रेशियो की बात करूं तो आपको ये चीज दिखेगी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं,
2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। हर किसी में अगर मैं इनके एलिमेंट्स की बात करूं तो उनका रेशो क्या है, फिक्स है। और अगर मैं मान लो उनके मास के रेशो की बात करूं तो आपको अभी अभी पता चला ना, जस्ट आपने इतना तो समझ लिया होगा कि 2 हाइड्रोजन है तो उसका रेशो 2 हो जाएगा, और क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो 1 ही है तो उसका जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16, तो सिंपल रेशो कितना हो जाएगा 1:8। यहां पर भी आपको 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो 1:8। हाँ जी, 2:16 1:8, 2:16 1:8। यानी कि अगर मैं इनके एलिमेंट्स की बात करूं, चाहे मैं क्या कर लूं, इनका जो मास है उसके रिगार्डिंग बात करूं, तो ये जो रेशो है ये हमें हमेशा कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। आई होप इतनी सी चीज आप समझ सकते हैं। अगर मान लो मैं इसी को ही क्या कर दूं, रेशियो को थोड़ा सा चेंज करें, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन तो चलो 2 हैं, आप ऑक्सीजन को क्या करें 1 बढ़ा दें, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात कर लूं, ये H2O2 लिखा है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर जो रेशियो है वो क्या हो रहा है, इसका कितना आ रहा है 2 आ रहा है, हाइड्रोजन 2 है। अब सिंगल ऑक्सीजन यानी कि 1 ऑक्सीजन तो 16 है, ऑक्सीजन 2 होने पर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। इट मींस यहाँ पर अब रेशियो क्या बन चुका है 1:16। अब आपको लगे कि ये भी तो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बने हैं, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हैं। यहाँ रेशो अलग और यहाँ रेशो ये क्यों, तो ये भी ध्यान रखें। मान लिया कि ये बने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये H2O2 है और ये H2O है। एक ऑक्सीजन बढ़ते ही पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। आप इसे और इसे एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ पर एक ही कंपाउंड को, एक ही जैसा दिखने वाला कंपाउंड जो क्या हो, जेन्युइनली बिल्कुल सेम हो, ऐसा नहीं है कि 2 हाइड्रोजन तो यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन का ही फर्क है, आप इसके रेशो को भी कंपेयर करेंगे, नहीं, वो कंपाउंड बिल्कुल अलग है। एक एटम अटैच हो जाने की वजह से ही जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा चेंज हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक ही कंपाउंड को अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनसे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन करके, अगर आप देखेंगे हमेशा आपको जो उनका रेशो है, चाहे हम क्या करें उनमें उनके परसेंट रेशो की बात करें कि किसी भी या इस कंप्लीट जो कंपाउंड में हाइड्रोजन ने अपना कितना परसेंटेज दिया है वो भी सेम होगा। अगर हम सिर्फ एटम्स की बात करें तो वो भी सेम होंगे। अगर हम उनके मास की बात करें तो वो भी क्या होंगे, हमेशा एक सेम रेशो में ही होंगे। अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको बिल्कुल बाद में करवाऊंगी। आप इतना जरूर समझ सकते हैं, ये जो जोसेफ प्राउस्ट थे, आपको आपकी बुक में एक लाइन जो है वो लिखी हुई मिल सकती है कि जोसेफ प्राउस्ट जो थे उन्होंने क्या किया था, ठीक है, नेचुरली कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को ऑब्टेन किया था। अब कैल्शियम कार्बोनेट में एक कैल्शियम है, एक कार्बन है और क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन्होंने देखा कि नेचुरली जब उन्होंने उसको ऑब्टेन किया नेचर से, एंड देन उसमें उन्होंने देखा कि कैल्शियम इतना परसेंट है, कार्बन का इतना परसेंटेज कंपोजिशन है और ऑक्सीजन जो है वो अपना इतना परसेंटेज दे रहा है। उसके बाद उन्होंने कुछ सूटेबल कंडीशंस के अंडर लैब में भी, लेबोरेटरी में भी क्या किया, इसी कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, बनाया, यानी कि उसको सिंथेसाइज किया। तो उन्होंने देखा कि वो जो सिंथेटिक कैल्शियम कार्बोनेट था उसमें भी कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो था वो बिल्कुल उतना ही था जितना कि नेचुरली उनको जो मिला था उसमें। ओके, तो इसका मतलब हम चाहे किसी भी चीज को नेचर से ले रहे हैं या उसे खुद बना रहे हैं, कोई भी चीज, कोई भी एक कंपाउंड जो है आप उसे कहीं से भी क्या कर लें, ऑब्टेन करें, उसमें हमेशा उनके एलिमेंट्स जो हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में ही मिलते हैं। तो आई होप बच्चों ये दोनों ही लॉज जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं बिल्कुल भी ऐसे फटाफट में या जल्दी जल्दी में आपको एक साथ 5 के 5 जो लॉज हैं वो पढ़ा दूं और आपको वो चीज समझ ना आए, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, एंड देन उसको हर एक चीज को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आई होप आप लोग जो पढ़ना है वो एंजॉय कर रहे होंगे और साथ के साथ आपको हर चीज समझ भी आ रही होगी। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन गुड बाय।